हेलो गाइस, शुरू करते हैं अपने वीडियो को आगे। अब हम लोग पढ़ रहे थे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। तो गाइस, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जब प्रेशर क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, जब प्रेशर इज कांस्टेंट। हाँ, और क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? फॉर टू गैसेस। हाँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट के आ जाएगा, और ये टी इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये के हो जाएगा। तो ये हमारा जो है चार्ल्स लॉ की इक्वेशन तैयार हो गई। अब आगे हम लोग बात करेंगे फॉर टू गैसेस। दो गैसेस के लिए क्या हो जाएगा कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये हो जाता है दो गैसों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे जो अगला टॉपिक है वो है गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या होता है? कंबाइनिंग ऑफ बायल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो हमें क्या करना है कि बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को जो है कंबाइन कर देना है। बायल्स लॉ क्या कह रहा है कि PV इक्वल टू के, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि V अपॉन टी इक्वल टू के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और कर दीजिए कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को जब कंबाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है P अपॉन V इक्वल टू और कांस्टेंट K। अगर हम बात करें फॉर टू गैसेस, तो ये P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? STP। STP क्या होता है? सिंस द वॉल्यूम ऑफ गैस changes remarkable with change of temperature and pressure become necessary to choose standard value temperature and pressure to which gas volume to be referred। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे गैस का वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वॉल्यूम जो है उसके चेंजेस होते हैं जैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर को बदलते हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर का ले लें। अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो इसको रखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको 273 केल्विन भी कह सकते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें
प्रेशर की, तो ये 1 atm हो सकता है, या इसे 760 mm ऑफ Sg, मतलब मिलीमीटर ऑफ Sg, या अगर मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 76 Hg लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल की अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है केल्विन स्केल। ध्यान रखना दोस्तों, इसको एब्सोल्यूट स्केल के भी नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? अ टेम्परेचर स्केल विद एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब हो गया 0 केल्विन एज द स्टार्टिंग पॉइंट is called absolute scale या फिर OR केल्विन स्केल। फुल स्टॉप। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो अगर कोई कहता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसका मतलब होता है 0 केल्विन, या फिर कहा जाए -273 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग लॉ। चलिए अब इसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम which bear a simple ratio to one another and to the volume of gaseous product provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure। हाँ, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हम लोग जो है गे-लुसैक लॉ के बारे में बात कर लें कि जो गैस होती है जब वो रिएक्ट करती है तो जो भी हमारे रिएक्टेंट जो होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, और उनका वॉल्यूम जो होता है वो गैसियस प्रोडक्ट में ही मापा जाता है, और ये सारा वॉल्यूम जो होता है वो मेजर किया जाता है सेम टेम्परेचर और प्रेशर। इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज नहीं आता है। अब यहाँ पर वो नोट करने वाली बात है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन गैस। ये गैस में एप्लीकेबल है और सॉलिड और लिक्विड में ये एप्लीकेबल नहीं है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम H2 + Cl2 एरो 2HCl, जब हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और उसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के फॉर्म में मिलती है। अब ये भी 1 मोल और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब आप 1:1 जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन लोगे तो आपको जो है 2 का जो है
2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1:2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कर लेते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्या है कि हम लोग H2 लेते हैं, N2 लेते हैं और हमारा NH3 बन जाता है। तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई H2 में करा दें और 2 का मल्टीप्लाई अमोनिया में। तो इसका मतलब है कि जब 3 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन 1 रेशियो ऑफ नाइट्रोजन से मिलता है तो वो 2 रेशियो जो है अमोनिया हमें देता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा रेशियो बन जाएगा 3:1:2। चलते हैं अब आगे अपने टॉपिक की तरफ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। अगला है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। वो रिएक्टेंट जो पूरी तरह से यूज हो जाता है, रिएक्टेंट विच इज completely react in a reaction। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पूरी तरह से रिएक्टेंट में रिएक्ट कर जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाय बाय।